नमस्कार, 10 बजे की इस चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा इसलिए क्योंकि ये आपको सरलता से समझाने के लिए उन मेहमानों को जोड़ना हमारा मकसद है जिनके बारे में आप समझना चाहते हैं, जिस मुद्दे को आप जानना चाहते हैं। तो सवाल अभी ये है कि एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है, तो वहीं पाकिस्तान हमेशा की तरह भारत के खिलाफ साजिशों में जुटा हुआ है। कुछ ही दिन पहले दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाले 2 जासूसों को भारतीय एजेंसियों ने रंगे हाथों पकड़कर देश से निकाल दिया था। इसी नाकामी से बौखलाए पाकिस्तान ने अब इस्लामाबाद में कार्यरत भारत उप उच्चायुक्त गौरव आलूवालिया को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन ये बौखलाहट किस तरह से पाकिस्तान की सामने आती है आप वो समझिए। ISI के लोग जगह जगह गौरव आलूवालिया का पीछा कर रहे हैं। उनके घर के बाहर ISI ने कार और बाइक के साथ कई लोगों को तैनात कर दिया है जो धमकियां दे रहे हैं उन्हें। ऐसी घटनाओं को लेकर भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान अब भारतीय उच्चायोग से भी कई अधिकारियों को वापस भारत भेजने की तैयारी कर रहा है। तो इसी मुद्दे पर हमारी आज की ये चर्चा होनी है और मेरे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। मतलब मेरे साथ बहुत ही ज्यादा आज इंपॉर्टेंट गेस्ट है जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आज इस चर्चा में जो सवाल होंगे वो क्या होने वाले हैं। तो पहले ये कि पहले आतंकी भेजे, अब अधिकारियों को भी धमकाएंगे। जासूसों को भारत से निकालने पर बौखला गया है पाकिस्तान। सवाल यह है कि पाकिस्तान में भारतीय अधिकारियों पर ISI का पहरा आखिर क्यों है? भारतीय अधिकारियों की जासूसी से क्या बदला लेगा पाकिस्तान? भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कितनी साजिश, ये कैसे कैसे परत दर परत अब दुनिया के सामने आती जा रही है, ये लगातार आपने देखा। और सबसे बड़ी बात यह है, आप इसको ऐसे समझिए कि 70 से 75 सालों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, यानी इस दोनों देशों के बीच हमने दोस्ती को देखा है, हमने दुश्मनी की गहरी खाई भी देखी जिसे पार करने की कोशिश कई बार की गई। और इसकी बानगी ये थी कि हिंदुस्तान ने, भारत ने कई बार पहल कर रिश्तों को, संबंधों को बेहतर करने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं जब रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से मिला तो लगा कि क्या अब इस दुश्मनी में पूर्ण विराम लग जाएगा, लेकिन वक्त के साथ लगा कि शायद नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे हालात क्यों हैं? फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जो जी न्यूज पर आप देख रहे हैं, ये उन्हीं एजेंट्स की तस्वीरें हैं जो बाइक के जरिए पीछा कर रहे थे गौरव आलूवालिया का। उप उच्चायुक्त है और आप ये तस्वीरें देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे वहां पर घेराबंदी की जाती है। भारत से भेजे गए उच्चायुक्तों को लेकर कैसे वहां पे ISI के जो एजेंट हैं उनका पीछा करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। क्योंकि ये तस्वीर तो कुछ भी नहीं, आपको याद होगा पिछले साल अजय बिसारिया के साथ जिस तरह की हरकत की गई, इफ्तार पार्टी में अधिकारियों को, भारत के जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उन्हें वापस भेज दिया गया। गुरुद्वारे में एंट्री नहीं मिलती है वहां पर भारतीय अधिकारियों को, उच्चायुक्त के। तो ये आखिर क्यों होता है, इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त शरद सबरवाल हैं, आपको मैं बता दूं पूर्व राजदूत हैं, पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं। और अगर सर मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता लगा आपने 2 कार्यकाल वहां पर बिताए हैं और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण उसमें था 1995 से 1999 तक आप वहां रहे और उसके बाद फिर एज एन हाई कमिश्नर आप 2009 से 2013 तक वहां पर रहे। 2002 में हमने देखा सबसे ज्यादा मामले आए जब वहां पर राजनयिकों के साथ बदसलूकी की गई। तो ये बहुत आसान होने वाला है दर्शकों के लिए भी आपसे समझना, आपसे बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। मेरे साथ विवेक हैं, आप दूसरी विंडो में देख रहे होंगे। सर आपकी प्रोफाइल इतनी बड़ी है, आपने इतनी जगह पर आप रही हैं, मैं क्या क्या आपके बारे में बता पाऊंगी। मतलब मुझे लगता है अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो रंगून में आप रहे, आप काबुल में रहे, आप बैंकॉक में रहे, पाकिस्तान में आपने हर एक गतिविधि को बहुत नजदीक से देखा और फिर नई दिल्ली में आपने कार्य किया और फिर आप उसके बाद रिटायर हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का जी न्यूज पर। शरद सबरवाल सर, शुरुआत में आप ही से करूंगी। पाकिस्तान ये हरकतें करके क्या साबित करना चाहता है? आप वहां पर रहे हैं, आपने वो समय देखा जब 2002 में किस तरह से वहां पे राजनयिकों के साथ बर्ताव हुआ, किस तरह से उनकी जासूसी कराई गई। और अब ये जो ISI के एजेंट बाइक के जरिए पीछा कर रहे थे गौरव आलूवालिया का, इसको हम कैसे समझें? पाकिस्तान की नीयत को कैसे समझें इस पर? देखिए, ऐसा है कि किसी भी राजनयिक के साथ इस किस्म का बर्ताव बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के खिलाफ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई नई बात नहीं है। आपने कहा कि उनके घर के बाहर ISI के लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ चलते हैं।
तो ये तो हमारे राजनयिकों के साथ हमेशा वहाँ हुआ है। मैं जो 2 पोस्टिंग की तो मेरे घर के बाहर ISI दूसरी एजेंसीज के लोग हमेशा बैठे रहते थे। जब भी मैं चलता था तो मेरे पीछे पीछे आते थे। यहाँ तक कि जब मैं डिप्टी हाई कमिश्नर था, मेरी पत्नी जब अपनी गाड़ी में बैठ के कोई थोड़ा शॉपिंग के लिए भी जाती थी, कभी कभी उनके पीछे चले जाते थे, दुकान में जा रहे हैं उनके साथ अंदर जा रहे हैं। तो देखिए, सर्वेलेंस एक चीज होती है कि चुपचाप सर्वेलेंस किया जाए, दूर से किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए कि डिप्लोमेट किससे मिल रहा, क्या कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में सर्वेलेंस बड़ा एग्रेसिव फॉर्म लेती है, बड़ा क्लोज सर्वेलेंस है, विजिबल सर्वेलेंस है। और उसका मकसद ये है कि नजर आए कि आपके ऊपर सर्वेलेंस हो रही है, और उससे ना सिर्फ राजनयिक को उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाए, उन पे दबाव डाला जाए, बल्कि ये भी कोशिश की जाए कि जो उनके साथ मिलते हैं उनको भी डराया जाए, उनको नजर आए कि ये देखा जा रहा है कि मैं इंडियन डिप्लोमेट के साथ मिल रहा हूं, बाद में उनको तंग भी किया जाता है। तो ये इसका मकसद है। अब ये कभी बढ़ जाती हैं इंसिडेंट, कभी कम हो जाती हैं। 1995-99 जब मैं था तो काटजू साहब भी यहाँ विदेश मंत्रालय से देख रहे थे पाकिस्तान के संबंध। इनको भी मालूम है कि उस टाइम बहुत सी ऐसी इंसिडेंट होती थी। एक तो अग्रेसिव सर्वेलेंस हुई, उसके साथ साथ बहुत सी इंसिडेंट, घर में टेलीफोन आते थे, किसी महिला ने उठाया तो अभद्र किस्म की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, या उसके अलावा कोई आप जा रहे हैं अपनी गाड़ी में तो एक गाड़ी बहुत पास आके बड़े अग्रेसिव फॉर्म में आपको चेज कर रही, या डिप्लोमेट अपनी गाड़ी में जा रहा है, उसके आगे पीछे 2 गाड़ियां लगा दी और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलते गए। ये जब मैं डिप्टी हाई कमिश्नर था बहुत होता रहा, फिर मैं हाई कमिश्नर गया तो उस टाइम ये कम हो गया था। हाँ। लेकिन अब फिर इंसिडेंट बढ़ने लगी। आप देख रहे हैं कि 2018 से बार बार हो रही हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्यों इस टाइम क्यों हुआ, इस समय क्यों हुआ? देखिए, सर्वेलेंस तो हमेशा रहती है, और अग्रेसिव सर्वेलेंस, घरों के बाहर डिप्लोमेट्स के हमेशा बैठे रहते हैं। अब ये अग्रेसिव क्यों हो रही है? तो जैसा आपने कहा, शायद अभी यहाँ से हमने 2 लोग एक्सपेल किए, उनको रंगे हाथों पकड़ा गया, तो उसकी वजह से थोड़ा बढ़ा दिया गया है। पर आपको एक मैं बात अंत में बता दूं कि इस सर्वेलेंस के बावजूद अब कोई लोकल लोग डर जाएं जो हमसे मिलना चाहते हैं, ये कभी कभी होता है। लेकिन हमारे राजनयिक, मैंने देखा है, मैं खुद रहा हूँ, कभी उन पे प्रेशर इसका नहीं माना जाता। वो अपना काम करते हैं जो वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के मुताबिक। हाँ। आपको जैसा वहाँ काम करना चाहिए, जैसे आपको वहाँ अपने आप को कंडक्ट करना, वैसा करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी विवेक सर, अभी जैसा कि शरद सर बता रहे थे कि ये तो बहुत आम बात है वहां पर, और ये जो सर्विलांस होता है बहुत एग्रेशन में भी होता है, एग्रेसिव होता है, लेकिन समय दर समय परिस्थितियां बदलती रही हैं। अगर मैं अभी हाल ही की बात करूं, कुछ सालों पहले की बात करूं, तो लगा कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ में कबूतर उड़ाए जा रहे थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, खेल को लेकर संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, उसको लेकर एक उम्मीद जागती है। लेकिन उसके बाद भी ऐसे हालात क्यों देखने को मिलते हैं? देखिए, मेरा अनुभव, शरद ने तो ये खुद, शरद और उनकी फैमिली ने खुद ये सफर किया। हम लोग मित्र हैं, हमने साथ ही सर्विस ज्वाइन करी। मेरा अपना जो एहसास है, जो मैं समझता, वो ये है कि जब भी तनाव होते हैं देश के, जो हम पाकिस्तान और भारत के बीच, तो पाकिस्तानी जो हैं वो अपना गुस्सा जो भारतीय राजनयिक हैं उन पर निकालते हैं। तो अग्रेसिव सर्वेलेंस जो हमेशा रहती है एक लेवल की, वो बढ़ती है। एक तो ये। दूसरा, आपने कहा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कुछ भी कर लें, पाकिस्तान की गुट्टी में है भारत से दुश्मनी। मुझे नहीं लगता है कि वो निकलेगी। तो हमें वो रिलेशनशिप मैनेज करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है, और मेरा खुद का अनुभव ये है कि जब तक पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो भारत में, उनके साथ रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट ना हो, जैसे पाकिस्तानी हमारे राजनयिकों के साथ कर रहे हैं, जब तक कि हम ये इशारा नहीं करते हैं और जमीन पर उनके साथ वही सलूक करते हैं जैसा वो कर रहे हैं, जो हमें बहुत हिचकिचाहट होती है, क्योंकि ये वियना कन्वेंशन के तहत ठीक नहीं है।
लेकिन वियना कन्वेंशन भी इजाजत देती है रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट की। हाँ। कि जैसा अगर एक देश कर रहा है तो दूसरे देश को भी हक हो जाता है कि वो भी उसके साथ वैसा ही सलूक करे। रेसिप्रोसिटी एक बुनियाद है वियना कन्वेंशन की। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि जब हद पानी सर के ऊपर जाता है तो भारत भी ऐसे कदम उठाता है पाकिस्तानी राजनयिकों के साथ कि उनको पता चल जाता है कि अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जब ऐसा सलूक दिल्ली में होने लगता है पाकिस्तानी राजनयिकों के साथ, जो कि अच्छा मुझे नहीं लगता है, लेकिन हकीकत यही है, तब पाकिस्तान का जो अग्रेसिव बिहेवियर है थोड़ा कम होता है। तो अगर उनके राजनयिक हैं, उनके घर के सामने अगर वैसा ही हम भी अमला बैठा दें, उन्हें भी उसी तरह पीछे करें, उनका पीछा करें, तब वो एक मैसेज जाती है पाकिस्तान को कि अब हमने ज्यादा कर दिया है, अब भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर मेरा अनुभव यह है कि हमारे राजनयिकों को राहत मिले। सर, मैं इसी बात को लेकर एक चीज जोड़कर आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि आपने बताया कि हमें जैसे पर तैसा करना होगा, लेकिन पिछले साल की मैं बात करूं तो जून में 5 बार ऐसा हुआ जब राजनयिकों के साथ गलत बर्ताव किया गया। सिर्फ जून में ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबी है, लेकिन उसके बाद हमने लगभग 8 बार ऐसा हुआ कि भारत ने नोट वर्बल भेजा, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तो ये भी तो संधि के तहत है ना कि भारत भाई एग्रेसिव होकर ये जताएगा, क्योंकि जी देखिए, नोट वर्बाल तो यानी हम उनसे कह रहे हैं कागजी कार्रवाई, उनके हम कह रहे हैं कि अब इसको रोको, हम इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब तक उनके राजनयिक अपने इस्लामाबाद को सूचित नहीं करते और रावलपिंडी को सूचित नहीं, वहां पर उनके रवैये में बदलाव नहीं आता है। मेरा ये अनुभव रहा है, और ये एक किस्म से मैं क्या कहूं, एक अच्छा खेल नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे इशारेबाजी करनी पड़ती है। हाँ। शरद मुझे बहुत इज्जत है शरद की, शरद ने तो खुद झेला है इसको, तो शरद ज्यादा आपको बिल्कुल बता पाएंगे। लेकिन मैं दिल्ली के स्टैंड पॉइंट से आपको बता रहा हूं, जो मेरा अनुभव रहा वो यही है कि भाई हमारा सलूक ठीक रहता है, फिर हम भी इशारा करने लगे, हमें भी जरूरत पड़ती है कभी कभी इशारा करने की कि अब बहुत हो गया, अब ये कबूल नहीं है। तब पाकिस्तानी रवैया और उनका जो एक अग्रेशन है हमारे राजनयिकों के साथ, वो मॉडरेट। ठीक, शरद सर, जो सर ये कह रहे हैं कि क्या ये जरूरी है, क्योंकि आपने इसे फेस किया है, क्योंकि भारत में हम किस तरह का ट्रीट करते हैं वो तो सब जानते हैं, और इसी बात का फायदा तो पाकिस्तान उठाता रहा है। क्या ये भी अब हमें करना होगा जैसे पर तैसा? और दूसरी बात मैं इसमें ऐड करना चाहती हूं कि संसद हमले के बाद जैसा हमने किया कि राजनयिकों को वापस भेज दिया था, उच्चायुक्त को वापस भेज दिया गया था पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान में थे, तो क्या महज इन कदमों से अब कुछ नहीं होगा, हमें टिट फॉर टैट अपनाना होगा? देखिए, ये जैसे विवेक कह रहे थे, मेरा अपना अनुभव भी यही है कि नोट वर्बाल वगैरह भेजने, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, ये तो उनको बताना है कि ये हो रहा है। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस ये था कि इससे कोई फायदा नहीं होता। मुझे याद है 1995 में हमारी फैमिलीज शाम को जरा निकली, स्टाफ की फैमिलीज अपने घरों से, तो ये एजेंट उनके आके उनको भद्र भाषा में गाली गलौज कर रहे हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए मैंने उन तब के फॉरेन सेक्रेटरी थे नाजमुद्दीन शेख, मैं एक्टिंग हाई कमिश्नर था तब, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और उनसे बताया कि ऐसा व्यवहार हो रहा है, इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। तो उनका कहना था कि देखिए, ये मुझे मालूम नहीं कौन कर रहा है, हम चेक करवाएंगे, लेकिन हमारे एजेंट्स नहीं है, ये कोई और लोग लोकल होंगे। तो इस तरह करके उन्होंने बात आई गई कर दी। और विवेक, उनका कहना ठीक है कि कभी कभी, और मेरा अनुभव भी ये है कि फिर हमें रिलक्टेंटली, हम नहीं चाहते लेकिन यहाँ कदम उठाने पड़े हैं जिससे कि उनको इशारा हो सके कि उनको ये बंद करना चाहिए। थोड़ा उससे बढ़ता है। मेरा अनुभव अपना था कि जब यहाँ कदम उठाए जाते हैं वो थोड़ा और करने की कोशिश करते हैं, तो एक साइकिल थोड़ा बनता है। हाँ। लेकिन मेरा ये भी अनुभव था कि जब ऐसा यहाँ होता है, थोड़ा बढ़ जाता है, तो उनको थोड़ी समझ आ जाती है और फिर ऐसी एक्टिविटी बंद हो जाती है। लेकिन हमेशा के लिए बंद नहीं होती। एक दफा हो गया
उसके बाद थोड़े समय बाद कोई और चीज आई, कोई तनाव बढ़ा, तो फिर ऐसा व्यवहार सर मैं ये आपने क्योंकि आप वहां रहे हैं और आपके एक्सपीरियंस से मतलब यहाँ पर और जानकारी मुझे मिल पा रही है, दर्शक जो सुन रहे होंगे वो समझेंगे कि जमीनी जो वहां पर हालात हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं और कैसे वहां पर राजदूतों को फेस करना होता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अगर हम टिट फॉर टैट करते हैं तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान उसे लेकर फिर और नीचे गिरने लगता है। सर लेकिन मेरा ये सवाल है, अभी पिछले साल की मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी क्योंकि पिछले साल इतनी घटनाएं हुई हैं। अप्रैल में देखा गया कि गुरुद्वारे में कुछ अधिकारियों को घुसने नहीं दिया गया था, उन्हें विदेश मंत्रालय की तरफ से परमिशन भी थी पाकिस्तान के, लेकिन वहां पर एजेंट्स ने उन्हें रोक लिया और कहा एक कमरे में बैठा, उनके सामान की तलाशी ली। तो फिर क्या इसको ये माना जाए कि जो पाकिस्तान का दूतावास है वो दरअसल ISI का रेगुलेटरी पॉइंट है? देखिए वो तो है ISI। पहले मैं ये बात कह दूं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैंने ये कहा कि हम रिलक्टेंटली यहाँ करते रहे, जब जरूरत पड़ी है उनके साथ भी थोड़ा इशारा करने के लिए रिलक्टेंटली करते रहे, लेकिन ये जरूरी है। उसमें थोड़ा साइकिल बनता है, लेकिन जैसा मैंने कहा उनको समझ आ जाती है, वो बंद हो जाता है। मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि पिछले साल जो इंसिडेंट वहां हुई थी उसका हमने यहाँ कोई कदम उठाए या नहीं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ ना कुछ जरूर किया गया होगा जिससे हमको सिग्नल मिला, जिससे बंद हुआ। 2018 में भी ऐसा हुआ था, अभी तक ये हो रहा है। आपने पूछा रेगुलेटरी पॉइंट का, तो सारा कंट्री जो है वो यही आप पहले सवाल पूछ रही थी। प्रॉब्लम ये है कि आर्मी का इतना वहाँ डोमिनेंस है पाकिस्तान में, और आर्मी का वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इंडिया के साथ तनाव बना रहे, क्योंकि इंडिया के साथ तनाव खत्म होता है तो लोग फिर सवाल आता है कि आर्मी की इतनी पोजीशन क्यों है पाकिस्तान में। उनके पर्क्स हैं, उनके ऑफिसर्स को जैसे घर दिए जाते हैं, प्लॉट ऑफ लैंड दिए जाते हैं, और बहुत से पर्क्स और बहुत सी सुविधा दी जाती, बहुत एक अच्छी स्टेटस है उनका पाकिस्तानी पॉलिटी में। तो अगर तनाव नहीं रहेगा तो उस पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, तो उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो ISI का तो मुल्क भी एक तरह से उन्हीं के दबाव में है, उन्हीं के कंट्रोल में है आर्मी के। तो हाई कमीशन हो तो कोई तो ये एक्सपीरियंस ही है सर। देखिए ना, दूतावास का इस्तेमाल कैसे जासूसी के लिए किया जाता है, तो इसकी बानगी तो हर बार सामने आती रही है। और जब आप जैसे वरिष्ठ लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो ये समझ में आता है कि किस हद तक वहां पर चीजों का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। विवेक सर, आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे ये कि पहली बात तो ये, इस पर भी मैं कॉमेंट चाहती हूँ कि दूतावास का इस्तेमाल जासूसी के लिए हो रहा है, और दूसरी चीज ये कि 370 हटने के बाद हमने देखा वहां पर जो उच्चायुक्त के अधिकारी थे उनके अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिए गए, उन लोगों से संवाद सीमित कर दिया गया, और अभी जो 2 जासूसों की गिरफ्तार मतलब उनको पकड़कर वापस भेजा गया है, ये उसके बाद की बौखलाहट है क्या? देखिए, पहली चीज तो ये है कि दूतावास, हर देश अपने दूतावासों में अपने कुछ ऐसे लोग तैनात करता है जो कि खबरें पता करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सब देश में हमेशा हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं। दूसरा, अगर वो पकड़े जाते हैं, रंगों हाथ पकड़े जाते हैं, जैसे पाकिस्तानी पकड़े गए, उनको निकाल दिया जाता है। इसका रिस्पॉन्स अधिक यही होता है कि फिर जिस देश के लोग निकाले गए हैं, कर्मचारी निकाले गए हैं दूतावास के, वो जिस देश ने निकाले हैं उन देशों के कर्मचारियों को निकालता है। ये एक रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे चलता है। हाँ, इसको जासूसी कभी कबूल नहीं होती है और ना कबूल होनी चाहिए। एक तो ये। दूसरा, पाकिस्तान में, जैसे शरद ने बड़ा अच्छी तरह बताया, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि जिसमें फौज का बोलबाला है। उनकी आर्मी चीफ, जो असल कैबिनेट है पाकिस्तान की, वो आर्मी चीफ और उनके जो साथी कोर कमांडर। हम समझते हैं कि इमरान खान के हाथ में ताकत, क्योंकि हमारी प्रणाली में प्रधानमंत्री जो है वो सर्वे सर्वा है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट। पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। और पाकिस्तान की मैंने जैसे आपसे अर्ज किया, पाकिस्तान हमें दुश्मन देश समझता है।
पाकिस्तान ये समझता सर है यही कि तो दिक्कत है, यही तो भारत दिक्कत है पाकिस्तान की कि अगर जितनी बार भी भारत ने हाथ मिलाने की कोशिश की तो उसने उसे मौके के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे असली रंग तो पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने आ गया। अब यही कारण भी है कि जब पाकिस्तान की छटपटाहट, बौखलाहट को इस तरह से देखा जाता है कि हमारे उच्चायुक्त, हमारे अधिकारियों का वहां पर कैसे आईएसआई के एजेंट के जरिए पीछा करवाया जाता है, उन्हें तंग किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि अब भारत उसकी किसी भी ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जिनका जिक्र आपने किया अपने अपने एक्सपीरियंस के जरिए, और हमारा मकसद भी ये था कि हम आपको बता पाएं कि जमीनी हालात एक्चुअल में वहां पर क्या है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो हमने देखा कि शरद सबरवाल ने भी इसका जिक्र किया, विवेक काटजू ने भी इसका जिक्र किया कि दूतावास आईएसआई का एक जासूसी अड्डा है वहां पर, और पाकिस्तान इसी के बहाने कैसे अपनी साजिशें रचता है, कैसे बेजा खेल खेलता है, ये आप समझ गए होंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा इस चर्चा में। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.